हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आई एस एम पी सी एस। तो दोस्तों, हम लोग गवर्नेंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। इस चैप्टर में अभी तक हम लोगों ने गवर्नेंस के कंसेप्ट को देखा ब्रीफली। हमने बात करी गवर्नमेंट का कंसेप्ट कहाँ से ऑरिजिनेट होता है पास्ट में, कंटेम्प्रेरी मीनिंग क्या है आज के समय में सरकार का, गवर्नेंस क्या है, वो सरकार से कैसे अलग है, गवर्नेंस के मीनिंग अकॉर्डिंग टू वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस, प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशंस लाइक वर्ल्ड बैंक, ओ ई सी डी, यू एन डी पी और प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या दिया था। उसके बाद हमने बात करी कि अलग अलग कंटेक्स्ट में गवर्नेंस को कैसे समझा जा सकता है। उसके बाद हमने एक ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर एक रिपोर्ट देखी साउथ एशिया में 1999 की, जिसने बोला कि गवर्नेंस के तीन डायमेंशंस होते हैं: पॉलिटिकल गवर्नेंस, इकोनॉमिक गवर्नेंस और सिविलियन गवर्नेंस या फिर सिविल गवर्नेंस। अब आप सारी चीज़ें तो समझ ही गए हो। इन सारी चीज़ों को मिलाकर आपको बेसिकली जानना है कुछ एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस। सम एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस मतलब ये तो बेसिकली जो हम पढ़ चुके हैं, ये पैराग्राफ उसी के बारे में है, लेकिन ये लेक्चर का पर्सपेक्टिव जो है, पर्पस जो है कुछ और है। मैं आपको एक नया पर्सपेक्टिव देने बैठा हूँ इस लेक्चर के अंदर। पहले आप ये वाला पैराग्राफ पढ़ लो, फिर मैं आपको बताता हूँ। राइटर आपसे कह रहा है, जब जैसे अभी मैंने आपको चैप्टर की एक ब्रीफिंग दी, मैंने आपको सारी चीज़ें पढ़वा दी हैं। राइटर भी आपसे कह रहा है कि प्रीवियस डिस्कशन के बेसिस पर आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा कि गवर्नेंस जो है वो एक पर्सन के बस की बात नहीं है, वो एक सिंगल एंटिटी के बस की बात नहीं है। उसके अंदर हमें क्या चाहिए होता है? मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच, है ना। तो एक वो मल्टी फेजेटेड और डायनेमिक कंसेप्ट है जिसको जिसको उसका मीनिंग मिलता है फ्रॉम द कंटेक्स्ट इन विच इट इज यूज्ड। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस करा था, गवर्नेंस रेफर्स टू प्रोसेसेस, सिस्टम्स और स्ट्रक्चर्स जो कि डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं एक सोसाइटी के अंदर, एक ऑर्गेनाइजेशन में। फिर चाहे वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात हो तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, या फिर किसी भी कम्युनिटी को। गवर्नेंस के कंसेप्ट के अंदर वो सारे के सारे मैकेनिज्म्स आते हैं जिसके द्वारा पावर और अथॉरिटी एक्सरसाइज करी जाती है, फ्रॉम पॉलिटिकल एंड लीगल इंस्टीट्यूशंस टू द रोल ऑफ सिटीजन्स एंड स्टेक होल्डर्स। यहां पर बात होती है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की, लीगल इंस्टीट्यूशंस की, सिटीजन्स के रोल की और मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच अल्टीमेटली। एंड में अगर आप इन सबको मिला दो, सारे इंस्टीट्यूशंस को, सिटीजन्स को, हमने वो भी पढ़ा था वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशंस, ये सारे होते हैं मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच। और आपको पता ना, ये वाला कंटेक्स्ट बेस्ट बैठता है कहाँ गया, सोशल साइबरनेटिक सिस्टम, जिसके अंदर हम लोग क्या बात करते हैं, श्रेया, मयूर, ऑल एक्टर्स मस्ट बी इन्वॉल्व, है ना कुनाल। तो इफेक्टिव गवर्नेंस होती क्या है? इफेक्टिव गवर्नेंस वो गवर्नेंस होती है जो कि, मतलब गवर्नेंस इफेक्टिव कब होगी? जो कि रिजल्ट ओरिएंटेड हो, कुछ परिणाम दे। एंड दिस इज वेरी क्रिटिकल इन इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी। अगर इफेक्टिव गवर्नेंस है तो इट इज वेरी क्रिटिकल, इट इज utmost important to ensure accountability, transparency and the delivery of essential services to citizens. गवर्नेंस अगर इफेक्टिव हो तो वो एक क्रूशियल रोल भी प्ले करेगी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए, गरीबी को कम करने के लिए और ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो कुल मिलाकर इस चैप्टर में आगे हम पढ़ने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स क्या है गवर्नेंस की। ये सब तो चीजें आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी, ये सारी चीजें आप कवर कर चुके हो, पहले वाला पैराग्राफ उसको छोड़ो। हम यहां पर बात करते हैं इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स क्या है गवर्नेंस के। गवर्नेंस के कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं: गुड गवर्नेंस, गवर्नेंस को जो लेकर आएंगे, जो उसकी इंप्लीमेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, वहां से कंसेप्ट आएगा अकाउंटेबिलिटी का, ट्रांसपेरेंसी का,
जनता को ध्यान में रखते हुए और जनता के पार्टिसिपेशन के थ्रू गवर्नेंस होनी चाहिए, उसको कहेंगे, उसको कहा जाएगा सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस। फिर बात होगी सिटीजन चार्टर की, ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म्स की, मीडिया के रोल की इन द प्रोसेस ऑफ गवर्नेंस, role of citizens in the process of governance in decision making and e-governance. जो आपने मेरे साथ गवर्नेंस समझा, आपने जो मेरे साथ गवर्नेंस अभी तक ये स्टार्ट करा है, जो समझा है, जस्ट अ मिनट, केस स्टडीज यहां पर, इसका पॉलिटी, इसका अगर कहाँ गया ये वाला पॉइंट, फिर से ये, इसका अगर आप ये एस्पेक्ट देखो, गुड गवर्नेंस, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस, सिटीजन चार्टर, ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म्स, role of media in the process of governance, role of citizens in the process of governance and e-governance. जो ये चैप्टर में अब आगे लेकर चलने वाला है, उससे आपका अब ये पूरा टॉपिक कंप्लीट होने वाला है सिलेबस का। सिमिलरली अगर आप यहां पर जाओगे, मैं एथिक्स का एस्पेक्ट इसके अंदर मिक्स करवा दूंगा, तो उसके बाद ये टॉपिक भी आपके कवर हो जाएंगे इससे, ये दोनों एस्पेक्ट, क्योंकि यहां पर भी ये सारी चीज़ें, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का तो मैंने एक छोटा सा हिंट आपको बताया था, लेकिन अकाउंटेबिलिटी की बात यहाँ पर भी, एथिकल गवर्नेंस, उसके बाद जैसा कि आप इसको देख लो, इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट, राइट टू इंफॉर्मेशन, कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट, सिटीजन्स चार्टर, ठीक है, ये सारे एस्पेक्ट्स हम डिस्कस करेंगे। अगला प्रोमिनेंट टॉपिक जो हमारा स्टार्ट होगा वो होगा गुड गवर्नेंस। लेकिन मेंस के डिस्कशन को थोड़ा सा एक एडवांस स्टेज पर लेकर चलते हैं और इस बुक के साथ विजन आईएएस का वैल्यू एडिशन मटेरियल देखते हैं, जो कि आपके लिए बहुत इफेक्टिव होगा। तो यही सेम टॉपिक है, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस। यहाँ पर हमें अपनी स्टडी आईक्यू की बुक में स्टार्ट करना है गुड गवर्नेंस के टॉपिक से। यहाँ पर इधर से स्टार्ट करना है ये गुड गवर्नेंस। लेकिन अभी तक आपने जो भी गवर्नेंस के बारे में सीखा है ना, एक बुक को पढ़कर आपको ये लगेगा कि इतना काफ़ी है। मैंने एक एक पॉइंट के बारे में डिटेल में बताया, आपने नोट्स बनाए, आपने हर पॉइंट के एग्जांपल लिखे, एक एक वर्ड के ऊपर हमने डिस्कशन करी, आपको लगेगा ठीक है गवर्नेंस के बारे में इतना ही जानना होता है, अब डिस्कशन को आगे कैरी फॉरवर्ड करना ठीक रहेगा। ऐसा नहीं है। और ऐसा भी मत शक करना कि मैं अगर इस मटेरियल को लेकर आ रहा हूँ तो सर क्या गारंटी है कि ये भी सफाइस करेगा, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ कमी होगी। वो नहीं है। अगर वो होती तो मैं और मटेरियल खोल लेता, यहाँ पर और मटेरियल ले आता मैं। इतना काफ़ी है। इतना करके यू आर एलिजिबल टू राइट मीन्स, यू आर एलिजिबल टू राइट मीन्स, मैं ये चाहता हूँ मेंस के लिए आप एलिजिबल मत बनो, 20 में से 15 क्वेश्चंस के रेडीमेड आंसर हो आपके पास, क्योंकि यूपीएससी वर्ड में से क्वेश्चन उठाता है। आप 10 साल के क्वेश्चन देखोगे अच्छे से, जो एनालाइज करना चाहते हो उसको समझ में आ जाएगा, वही क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रहा है बार बार। उसकी बस लैंग्वेज चेंज है, उसकी डिमांड वही है, आंसर का कंटेंट भी वही है। हेरा फेरी बस 19-20 का जिसको फर्क कहते हैं, हल्की सी बस वो है। मैं आपको 15 क्वेश्चंस के लिए एटलीस्ट, बड़े बातें तो नहीं करता, दिन अच्छा गया आपका तो 18 के लिए भी आप रेडी हो सकते हो रेडीमेड, लेकिन 15 के आंसर आपके पास आ जाएंगे। अब जब रेडीमेड आपके पास 15 के आंसर है, आप ये सोच के देखो कि आपका टाइम कितना बचेगा, और बाकी 5 क्वेश्चन जो कि आपके लिए नए होंगे, आपको ऑन द स्पॉट वहीं बनाना पड़ेगा आंसर। जैसे अब मैं ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको कैसे प्रिपेयर करवा सकता हूँ, मैं कैसे बोल दूँ कि मैं आपको 20 क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करवाऊंगा कि मैरिज क्या एक सैक्रोसेंट थिंग, सैक्रोसेंट चीज़ रह गई है क्या सोसाइटी के अंदर,
ये तो यूपीएससी ने भी पूछा, अब हम क्या जाने कि अगर ऐसा क्वेश्चन कोई आएगा क्या नहीं आएगा। उसने पूछा सुसाइड के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, क्या रीज़न है, क्या कारण है, ये हम कैसे बताते। हालांकि वो जो क्वेश्चन उसने उठाया है 12th क्लास की साइकोलॉजी की बुक से उठाया है, और साइकोलॉजी की बुक लोग करते नहीं है। जीएस पेपर 4 के लिए बिना फिलोसफी साइकोलॉजी की तैयारी के नहीं हो सकती जीएस पेपर 4 की तैयारी। इसलिए हम 12th क्लास की पूरी साइकोलॉजी, पूरा मनोविज्ञान पढ़ेंगे हम। 9 चैप्टर होते हैं उसके अंदर, डिसऑर्डर, सुसाइड, यूथ, ब्रेन, मेंटल डिसऑर्डर्स, सेक्सुअल एनर्जी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेक्सुअल एनर्जी, एग्रेशन, एनवायरमेंट, सोशल ग्रुपिंग, कॉपरेशन, कोजाइवनेस, इंटरनेशनल, एथिकल कंसर्न्स। बहुत सारे, मतलब ये चैप्टर्स के नाम नहीं है, बहुत सारे डायमेंशन है उस बुक के अंदर, और हर डायमेंशन ये बात करता है कि उसका इंडिविजुअल के ऊपर प्रभाव क्या पड़ेगा। आपकी थिंकिंग भी बहुत मोल्ड होगी साइकोलॉजी को पढ़ने से, और आपको बहुत कुछ पता लगेगा। ठीक है, खैर छोड़ो, हम आगे बात करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले गवर्नेंस। व्हाट इज गवर्नेंस? आप वैसे तो बहुत सारी डेफिनेशंस आप यहां से देख चुके हो। दो डेफिनेशंस जो कि मैं आपको सजेस्ट करूंगा पर्सनली, जिनके ऊपर आप फोकस करो, जो कि आपके लिए इजी हो जाएंगी। बात यह है, एक आप फोकस करो वर्ल्ड बैंक के ऊपर, दूसरा आप फोकस कर लो ओईसीडी के ऊपर। आप प्लानिंग कमीशन को बस ऐसा समझ सकते हो कि वो बात करता है गवर्नेंस के लिए कि यहाँ पर इंडिविजुअल की कैपेबिलिटीज़ की इन्हेंसमेंट होनी चाहिए, बंदा अपनी कैपेबिलिटी को रेस कर सके, और अपॉर्चुनिटीज उसको प्रोवाइड करी जाए कि वो अपनी पोटेंशियल को रियलाइज कर सके। यूएनडीपी क्या कहा था यहाँ पर यूएनडीपी ने कि गवर्नेंस क्या है? इट इज एन एक्सरसाइज ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी टू मैनेज अ नेशंस अफेयर एट ऑल लेवल्स। चाहे वो बॉटम अप अप्रोच हो, चाहे वो टॉप डाउन अप्रोच हो। यहाँ पर कुछ कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म, प्रोसेसेस और इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिनके द्वारा सिटीजन्स और जो ग्रुप्स हैं दे आर्टिकुलेट देयर इंटरेस्ट, एक्सरसाइज देयर लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस एंड मीडिएट देयर डिफरेंसेस। तो यूएनडीपी डिफाइन करता है 1997 में गवर्नेंस को एज एक्सरसाइज ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी टू मैनेज अ कंट्रीज अफेयर्स एट ऑल लेवल्स. It comprises mechanism, process, and institutions through which citizens and groups articulate their different interests, exercise their legal rights, and meet their obligations and mediate their differences. ठीक है, समझ रहे हो? मैं आपको डिटेल में चीजें जो करवा रहा हूँ यहाँ से ऑलरेडी, फिर भी मैं, अच्छा ऐसा भी नहीं कि मैं इसको ऐसा कह दूंगी 90% चीज़ें यहाँ पर कवर हैं, 10% यहाँ पर हैं। बहुत बार ऐसा होगा कि विजन के मटेरियल के अंदर आपको 95% चीज़ें मिलेंगी, और जो दूसरा सोर्स होगा मेंस का, वहाँ पर आपको 5% भी चीज़ें नहीं मिले, सिर्फ 5% ही काम की मिले। मतलब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके लिए ये है, प्रीलिम्स में तो मैं गारंटी नहीं कर सकता, लेकिन मेंस में एक टॉपिक को 100% प्रिपेयर करा जा सकता है, जो कि प्रीलिम्स के साथ लिंक नहीं है, सिर्फ मेंस का पार्ट है। और वहाँ जब हमारी अप्रोच बहुत अच्छी हो सकती है रैंक लाने की, तो हम क्यों अपने एक भी मार्क्स छोड़े। 1993 में वर्ल्ड बैंक जो है वो डिफाइन करता है गवर्नेंस को कि गवर्नेंस एक ऐसा मेथड है जिसके द्वारा पावर जो है वो एक्सरसाइज करी जाती है कंट्री के पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल रिसोर्सेज की मैनेजमेंट के लिए, कंट्री के पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल रिसोर्सेज की मैनेजमेंट के लिए, ताकि उससे डेवलपमेंट इंश्योर हो सके। यहाँ पर हमने इस डेफिनेशन को और इलेबोरेटिव वे में पढ़ा था, डेवलपमेंट हो सके वो चीज़ ठीक है, लेकिन यहाँ पर वर्ल्ड बैंक ने इसके बताए थे 3 डिफरेंट एस्पेक्ट्स। एक तो सरकार कैसी है, और हमने क्या पढ़ा था श्रेया, कैसी सरकार बेस्ट होती है? पीसीडी, पार्लियामेंट्री, सिविलियन एंड डेमोक्रेटिक। इसमें से पिक करते हैं पार्लियामेंट्री को, इसमें से चूज करते हैं सिविलियन को, इसमें से चूज करते हैं डेमोक्रेटिक को, क्योंकि बीच में चॉइसेस है हमारे पास, पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल, मिलिट्री और सिविलियन, ऑथोरिटेरियन और डेमोक्रेटिक। तो पॉलिटिकल रिजीम कैसी है, कौन से प्रोसेसेस को अपनाया जाएगा जिसके थ्रू कंट्री के इकोनॉमिक और सोशल रिसोर्सेज मैनेज होंगे, और सरकार की औकात कितनी है, कैपेसिटी है सरकार में क्या कि वो ऐसी पॉलिसीज को डिजाइन कर सके, फॉर्मुलेट कर सके, इम्प्लीमेंट कर सके, और गवर्नमेंट फंक्शंस को डिस्चार्ज कर सके। तो द टर्म्स यूजली डिस्क्राइब कंडीशंस इन द कंट्री एज अ होल। In simple words, governance is the process and institutions through which
डिसीजंस आर मेड एंड अथॉरिटी इन अ कंट्री इज एक्सरसाइज्ड। ये एक ऐसा प्रोसेस या इंस्टीट्यूशंस के बारे में होता है गवर्नेंस, कोई भी गवर्नेंस का जो दायरा होता है जिसके द्वारा डिसीजंस जो है वो लिए जाते हैं और एक कंट्री के अंदर अथॉरिटी एक्सरसाइज करी जाती है। गवर्नेंस को आप अलग अलग कंटेक्स्ट में यूज़ कर सकते हो, लाइक कॉरपोरेट गवर्नेंस, इंटरनेशनल गवर्नेंस, नेशनल गवर्नेंस एंड लोकल गवर्नेंस। ठीक है, अगेन जो ये बात कहता रहता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस की, जीएस पेपर 2 में तो उसने वर्ड ही यूज़ नहीं करा सिलेबस में अपने कॉर्पोरेट गवर्नेंस, वो यूज़ है यहाँ पर जीएस पेपर 4 में। ठीक है, अब देखो ये अलग अलग कंटेक्स्ट में जो गवर्नेंस जो यूज़ हो सकती है, आपने तो पूरा का पूरा आज जो दोपहर में हमने क्लास करी थी उसमें तो हमने कंटेक्चुअल मीनिंग के ऊपर कम से कम 1.5 घंटा लगाया था। गवर्नेंस एज मिनिमल स्टेट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, सोशल साइबरनेटिक सिस्टम, गवर्नेंस गवर्नेंस एज सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग नेटवर्क्स। ठीक है, शॉर्ट में ये विजन बता रहा है, शॉर्ट में ये विजन बता रहा है। आप डेफिनेशंस को स्टडी आईक्यू की बुक से देख लो और इसका जो कंटेक्स्ट वाला पार्ट है वो भी आप वहीं से देख सकते हो। मैं लेकिन यहाँ पर आपको सेपरेट टॉपिक करवाने आया हूँ, मैं रेप्लिका करवाने नहीं आया हूँ कि जो चीज़ हम वहाँ से कर चुके हैं आप यहाँ से भी कर लो। एक बार लेकिन पढ़ाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बाद में तो आप फिल्टर आउट कर लोगे। मैं अगर पर्सनली होता, श्रेया होती, शाइनी होती, मयूर होता, इन लोगों ने जितनों ने भी ध्यान से सुन रखा है अभी तक का गवर्नेंस का लेक्चर, तो हम लोग क्या करते शाइनी, हम लोग इसको काट देते कि हम स्टडी आईक्यू से पढ़ेंगे, वो ज़्यादा डिटेल में सही है, वो हमारा ज़्यादा है ना। एक बार देख लिया काफ़ी है, हमें कुछ काम का नहीं मिला यहाँ पर अपने, सेम चीज़ है रिपीटेड, है ना। श्रेया यहाँ पर वर्ल्ड बैंक के तो 3 डायमेंशन भी नहीं बता रखे हैं, है ना। तो गवर्नेंस जो है वो फोकस करता है ऑन फॉर्मल एक्टर्स एंड इनफॉर्मल एक्टर्स एंड इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग दोज डिसीजंस। फॉर्मल एक्टर मतलब क्या, शाबाश। इनफॉर्मल एक्टर्स मतलब क्या, वेरी गुड, जिसके अंदर सिविल सोसाइटी आ जाएगा आपका, और कुल मिलाकर आपके सिटीजन्स और वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस या फिर एसोसिएशंस लाइक एनजीओस, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, या फिर आपकी हो जाती है यहाँ पर कोऑपरेटिव मूवमेंट्स या कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। श्रेया ज़रा हम सबको बताओ ये कोऑपरेटिव मूवमेंट, कोऑपरेटिव सोसाइटी गवर्नर की पावर के साथ कैसे लिंक्ड है, ये वर्ड। असेंबली में, असेंबली में हाँ, क्या प्रेसिडेंट कंसिडर करता है इस दायरे को। तो गवर्नर किसके दायरे को कंसिडर करता है, लिटरेचर, आर्ट्स एंड सोशल सर्विस एंड कोऑपरेटिव मूवमेंट। अगर इस कोऑपरेटिव मूवमेंट में से हम सिर्फ लिटरेचर, आर्ट्स साइंस और सोशल सर्विस को रखें तो ये किसकी फील्ड बन जाती है नॉमिनेशन की। 12 मेंबर तो राज्यसभा में नॉमिनेट करता है कौन, प्रेसिडेंट। यानी कि विधान परिषद के लिए ये वाली फील्ड इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू राज्यसभा ऑल फील्ड्स एक्सेप्ट दिस फील्ड, ऑल फील्ड मतलब लिटरेचर, आर्ट्स एंड सोशल सर्विस। ओके, तो ये सारे के सारे स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होते हैं डिसीजन मेकिंग में और ये इंप्लीमेंट करते हैं उन डिसीजंस को, हमने पढ़ा था ना। और ये वाला पॉइंट हमसे क्या कहना चाह रहा है कि गवर्नेंस फोकसेस ऑन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एक्टर्स एंड इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग एंड इंप्लीमेंटिंग दोस डिसीजन। मैं इसको शॉर्ट में कैसे लिखूं, गवर्नेंस फोकसेस ऑन डैश अप्रोच, विच अप्रोच, विच अप्रोच, which stakeholder approach, मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच, मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच। अब देखो आपको यहां पर एक वर्ड बताया गया था सिर्फ, है ना, जब हम यहां पर पढ़ रहे थे, यहां पर कुछ आया था ऐसा वर्ड, एक ये स्टेट, मार्केट और सिविल सोसाइटी, राइट। आपको ये बताया गया था इट लेज गवर्नेंस लेज स्ट्रेस ऑन हॉरिजॉन्टल लिंकेजेस अमंग द 3 एक्टर्स, है ना। विजन में सारी बातें जो हैं वो शॉर्ट में थी अभी तक, और स्टडी आईक्यू में ये लॉन्ग बड़े बड़े में थी।
अब इन 3 वर्ड्स को हम लोग जानते हैं इस टॉपिक्स के थ्रू कि गवर्नेंस के दायरे के अंदर स्टेक होल्डर्स कौन से होते हैं। स्टडी है क्यों नहीं, ये तो बताया ही नहीं सबसे पहले, इसको जो बताना चाहिए था। गवर्नेंस को इंश्योर करेगा कौन, हम तो सिर्फ सरकार जानते हैं। मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच अगर तुम कह रहे हो, उसके अंदर सारे लोगों को मैं कैसे लेकर आ सकता हूं एकदम से। ये तो एक मतलब आइडल चीज हो जाती है कि हाँ एनजीओ होने चाहिए, सिविल सोसाइटी होनी चाहिए, मीडिया का रोल होना चाहिए, लॉबिस्ट होने चाहिए। अरे होने चाहिए से क्या होता है कि सरकार सच में ले थोड़ी ना आएगी। लेकिन कौन से ऐसे 3 लोग होते हैं कि जिनकी अप्रोच बहुत मायने रखती है, जिनकी पार्टिसिपेशन बहुत मायने रखती है व्हेन इट कम्स टू इफेक्टिव गवर्नेंस, वो है, अभी पढ़ाता हूं सब। ये 3 स्टेट, सिविल सोसाइटी, मार्केट। पहले आप ये टॉपिक सुनो, स्टेक होल्डर्स और गवर्नेंस। गवर्नमेंट एक सबसे बड़ी, या जिसको आप स्टेट कह रहे हो, गवर्नमेंट या स्टेट ये सबसे इंपॉर्टेंट एक्टर्स हैं गवर्नेंस के अंदर। क्यों, ये क्या इंश्योर करती है गवर्नमेंट? पब्लिक सर्विस डिलीवरी मैकेनिज्म। अदर एक्टर्स में इंक्लूड पॉलिटिकल एक्टर्स, इंस्टीट्यूशंस, इंटरेस्ट ग्रुप्स लाइक प्रेशर ग्रुप्स, सिविल सोसाइटी, मीडिया, नॉन गवर्नमेंटल एंड ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। अच्छा, एनजीओज ना आपके देश में काम करते हैं, जिनको हम लोग ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं ना, या फिर आप ट्रांसनेशनल एनजीओ को जानते हो क्या कहते हैं, जो देश के बाहर काम करते हैं इंटरनेशनल तरीके से, जानते हो इसका वर्ड? जैसे एनजीओ तो देश के लिए होते हैं, देश के दायरे में काम कर रहे हैं, या किसी और देश में काम कर रहे हैं उस देश के एनजीओ। कुछ एनजीओ इंटरनेशनल लेवल पे जो काम करते हैं, उनका उनका ये जो वो होता है, उनके लिए क्या टर्म यूज होता है जानते हो श्रेया, शाइनी, बताऊं? उसके लिए टर्म यूज होता है सिंपल INGOs, इंटरनेशनल एनजीओ, सिंपल। ये का IR की टर्म है। हम जब बात करते हैं ना, ये GS पेपर 2 के अंदर का, ये GS पेपर 2 का एक पार्ट, इफेक्ट्स ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडियाज इंटरेस्ट एंड इंडियन डायस्पोरा। इंडियन डायस्पोरा में क्या सिर्फ वो लोग ही आएंगे जो बाहर रह रहे हैं परिवारों के साथ? क्या NRI की ही बात होगी, किसी ग्रुप की बात नहीं हो सकती क्या इंडियन डायस्पोरा में? क्या भारत का एनजीओ कोई नाम नहीं कमा सकता जो कि ह्यूमन राइट्स के लिए काम कर रहा हो, विमेन एम्पावरमेंट के लिए काम कर रहा हो इंटरनेशनल लेवल पर जाकर? क्या वो UN के साथ वर्क नहीं कर सकता एज अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन? क्या उसकी रिपोर्ट में, स्टैटिस्टिक्स में हेल्प नहीं कर सकता क्या? तो वो क्या कहलाएगा? INGO। ओके, ये सारे टर्म धीरे धीरे सीखते जाओ। देखो आप ना, आप मेंस के दायरे के अंदर एंटर कर रहे हो, इसका मतलब यू आर बिकमिंग मैच्योर इन योर प्रिपरेशन। और मैं अपनी इतने सालों की सारी मेहनत, सारी नॉलेज आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है? जितना मेरे पास है, मतलब यू विल बी इक्वल टू दिपांग दुबे विल बी इक्वल टू यू। अब मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत महान हूं या मुझे सब कुछ आता है। जितनी नॉलेज मेरे पास है मैं उतनी पूरी दे दूंगा, कहने का मतलब ये है। और मैं नई नई चीजें पढ़ता जा रहा हूं, इन्वेंट करता जा रहा हूं। जैसे ये बुक जितनी आपके लिए नहीं है, मेरे लिए उतनी लिए नहीं है, लेकिन इसमें जो मैं एक एक वर्ड के ऊपर जो खोद खोद के स्टडी कर रहा हूँ ना अपने सारे सोर्सेस निकाल कर, वो मैं जानता हूँ कि 24 घंटे में से मैं कितना टाइम इसको दे रहा हूँ। कहने के लिए हमने 2 दिन में 5 पेजेस कवर करे हैं, लेकिन अगर आप रिवीजन इसकी कर लो ना, आपसे बेटर इसकी एनालिसिस किसी का बाप नहीं दे सकता। बस एक एक स्किल अपने अंदर ले आना, जैसा कि मैंने आपको बताया था मेंस के अंदर आप बातें बहुत सारी करने के लिए जानते होगे, उसको बड़ी से बड़ी बातों को कम शब्दों में लेकर आना, तभी टाइम पर पेपर कंप्लीट हो पाएगा आपका। द अदर एक्टर्स इन्वॉल्व इन गवर्नेंस वेरी डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ गवर्नमेंट। लेवल ऑफ गवर्नमेंट मतलब क्या? ये देखो, वर्ल्ड बैंक क्या कहता है श्रेया? द फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल रिजीम। सरकार अलाउ नहीं, ये एक बार बताना जरा श्रेया, शाइनी,
मिलिट्री गवर्नमेंट अलाउ करेगी इन सारे एक्टर्स को, ये जितने भी एक्टर्स ये हमसे ये जो कर रहा है, सिविल सोसाइटी, मीडिया, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, INGOs, NGOs? और मयूर, ये अथॉरिटेरियन रिजीम कभी अलाउ करेगी उनको? किम जोंग उन अलाउ करेगा नॉर्थ कोरिया के अंदर कि गवर्नेंस के अंदर ये सारे लोग शामिल हों? वो फांसी पे टंगा देगा श्रेया। मैं रो रहा था, NGO वाले क्यों नहीं रो रहे थे? और ऐसा करता है, मैं मजाक नहीं कर रहा। जब वो रोता है तो सबको रोना पड़ता है, जब वो हंसता है तो सबको हंसना पड़ता है। जिस कंट्री में आपके इमोशंस ही आपके ना हो, तो आप उधर लेवल ऑफ फ्रीडम या इंडिविजुअल की साइकोलॉजी समझ लो कैसी होगी। चाइना का भी यही हाल है, लेकिन चाइना बस वो है कि बातें अंदर तक रखता है बहुत ज्यादा। तो गवर्नेंस इज ऑल अबाउट विच गोज बियॉन्ड गवर्नमेंट। और यही अप्रोच क्या है? मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच। टिपिकली stakeholders of governance at national level can be categorized into three broad categories: state, market एंड सिविल सोसाइटी। सबसे पहले बात करते हैं स्टेट की। जब हम टर्म यूज करते हैं स्टेट, उसके अंदर वेरियस ऑर्गन्स होते हैं गवर्नमेंट के। गवर्नमेंट के वेरियस ऑर्गन्स होते हैं लाइक लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, एंड देयर इंस्ट्रूमेंटैलिटीज, इंडिपेंडेंट अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म्स एक्सेट्रा। मतलब कुल मिलाकर ये ऑफिस मेन ऑर्गन, सॉरी, और इनके नीचे क्या क्या ऑफिस, क्या क्या डिपार्टमेंट्स, क्या क्या मिनिस्ट्रीज, कौन कौन से जुडिशियल ऑफिसर्स, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, लेजिस्लेटिव ऑफिसर्स क्या काम कर रहे हैं, इनका प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेसेस क्या होते हैं, हथकंडे क्या ये यूज करते हैं, कुल मिलाकर ये कैसे कैरी कर रहे हैं अपने आप को। स्टेट में तो आपको जानते हो कि फॉर्मल तरीके से हम लोग जब ये बात करते हैं, जब हमने बात करी थी कंटेम्प्रेरी मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट, कहाँ गया ये, जब हमने यहाँ पर बात करी थी, हमने यहाँ पर इसको देखा था कि गवर्नमेंट इन द मॉडर्न वर्ल्ड मीन्स अ मशीनरी और एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द स्टेट जिसके पास पावर है। इट इंक्लूड्स एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी। ये गवर्नमेंट करेगी क्या? ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करेगी जिसके पास पावर होगी टू मेक एंड एनफोर्स लॉज एंड पॉलिसीज स्पेसिफिक एरिया के लिए, स्पेसिफिक पॉपुलेशन के लिए, सिटीजन के बिहेवियर को रेगुलेट करना, पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करना, और एक कम्युनिटी के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करना जिसको वो गवर्न करना चाहती है। तो इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ एक्टर्स जो कि स्टेट की डेफिनेशन के अंदर आएंगे। एक तो जनता के द्वारा, उनके द्वारा चुने गए उनके प्रतिनिधि, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, ब्यूरोक्रेसी, सिविल सर्वेंट्स एट डिफरेंट लेवल्स। आवाज नहीं गई है, मैं बोल नहीं रहा हूँ, बस एक मिनट जरा लिख लूँ, फिर मैं आपको एक बात बताता हूँ। मुझे एक बात बताओ, इनको हम लोग क्या कहते हैं? सिविल सर्वेंट्स क्या होते हैं?
परमानेंट एग्जीक्यूटिव, ये क्या होते हैं? ये होते हैं परमानेंट ब्यूरोक्रेट्स। पॉलिटिशियंस होते हैं पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेट्स। ठीक है, क्लास 11 की एनसीईआरटी में आप जाओगे, ये टर्म्स इनके लिए यूज कर रखी हैं। आवर कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क जो कि एनसीईआरटी है। ठीक है, सिविल सर्वेंट्स मेनली आईएएस ऑफिसर्स को क्या कहा जाता है? परमानेंट एग्जीक्यूटिव। जबकि पॉलिटिशियंस को, नेताओं को, जनता के प्रतिनिधियों को क्या कहा जाता है? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। आईएएस का टेन्योर कितना होता है? कितने साल का? टिल द एज ऑफ रिटायरमेंट। पॉलिटिशियंस का 5 years। कोई रिटायरमेंट एज होती है वहां पर क्या? नो। किसको नॉन परमानेंट? हाँ, ये जो पॉलिटिकल वो है, इनको पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कहा जाता है, फिर पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेट्स। ये नॉन परमानेंट, देखो नॉन परमानेंट मेंबर्स तो ऐसा कुछ टर्म यूज मत करना, लेकिन वही वाली बात है कि ये बीच में से जा सकते हैं, आ सकते हैं, लेकिन सिविल सर्वेंट्स को हटाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। ओके, उसके बाद स्टेट आप समझ गए क्या होता है? आपने ये डेफिनेशन जान ली कि व्हाट इज मेंट बाय द स्टेट। सेकेंड हम बात करते हैं द मार्केट। इट इंक्लूड्स प्राइवेट सेक्टर, ऊपर पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर, ऑर्गेनाइज्ड एज वेल एज अनऑर्गेनाइज्ड। दैट इंक्लूड्स बिजनेस फर्म्स ranging from large corporate houses to small scale industries and establishment। ये सारे के सारे जो ऑर्गेनाइज ग्रुप है या अनऑर्गेनाइज ग्रुप है, इनका भी तो कंट्रीब्यूशन होता है इकोनॉमी के अंदर। तो गवर्नेंस के दायरे के अंदर क्या ये नहीं आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। ये लोग प्रेशर नहीं बना सकते क्या? बिल्कुल बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं यहां पर सिविल सोसाइटी की। सिविल सोसाइटी, सिविल सोसाइटी इज द मोस्ट डाइवर्स एंड टिपिकली इंक्लूड्स ऑल ग्रुप्स नॉट इंक्लूडेड इन पार्ट ए, यानी कि स्टेट का वो पार्ट नहीं है, ना ही पार्ट बी, वो मार्केट का पार्ट नहीं है। इट इंक्लूड्स एनजीओस, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस। इसके अंदर वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। सिलेबस अपने आप में सब कुछ बता देता है जीएस का। कहाँ गया वाला पॉइंट? एनजीओस, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, वेरियस ग्रुप्स एंड एसोसिएशंस, डोनर्स, चैरिटीज, इंस्टीट्यूशनल एंड अदर स्टेक होल्डर्स। और ये किसका पार्ट है? डेवलपमेंट प्रोसेसेस एंड डेवलपमेंट। सिलेबस में नहीं, मतलब इसको बोले ये जाता है डेवलपमेंट प्रोसेस एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्री। ये भले इकोनॉमिक डेवलपमेंट ना कर रहा हो, लेकिन श्रेया ऐसा नहीं लग रहा कि नाम से, मतलब इन सब के रोल से ये सोशल डेवलपमेंट तो कर रहे हैं, है ना? आपको नहीं लगता इन सब की वजह से देश में एक इंसानियत की उम्मीद जागी रहती है? अगर आप इन्हीं दो की बात कर लो, है ना? और मैंने ये टर्म क्यों यूज करा, इंसानियत की ये अप्रोच जागी रहती है, बिकॉज हम इसको यहां पर ये यूज करेंगे। कहां पर यूज करेंगे इसको हम? डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस, एम्पैथी, कंपैशन टुवर्ड्स वीकर सेक्शंस। और जिंदगी में सक्सेसफुल बनने के लिए, ये मैं ये वाला चैप्टर में पढ़ाऊंगा आपको साइकोलॉजी की 12th क्लास की बुक से। जिंदगी में सक्सेसफुल बनने के लिए आईक्यू कितना भी कम हो आपके पास, अगर आपके पास ईक्यू नहीं है ना, इमोशनल कोशेंट, जो कि लिंक्ड है इमोशनल इंटेलिजेंस से, तो आपका जीवन व्यर्थ है। आईक्यू वाला पर्सन कभी जीवन में सक्सेसफुल नहीं बन सकता, कभी भी नहीं। ये चीज मैं प्रूव करके दिखाऊंगा आपको।
मैं वहाँ पर ज्ञान पेलने से ज़्यादा आपको स्टैटिस्टिक्स दूंगा इस चीज़ की, पूरा प्रूफ करूंगा इस चीज़ को। मैं ये पत्थर की लकीर के साथ बात कह रहा हूँ, विदाउट एनी एक्सेप्शन। आईक्यू वाला पर्सन जिसके पास ईक्यू का एलिमेंट ना हो, वो पर्सन कभी जीवन में सक्सेसफुल नहीं हो सकता। क्यों? अल्टीमेटली आपको डीलिंग पब्लिक के साथ करनी पड़ेगी। कहाँ कहाँ किस किस से गद्दारी करते फिरोगे, एक दिन जिस दिन अपने आप से गद्दारी करोगे तो वो पर्सन अपने आप को मार लेता है जीते जी, क्योंकि उसके पास ये नहीं होता इमोशनल इंटेलिजेंस। और समाज में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं अगर आपको दूसरों के साथ डीलिंग करनी है, सिंपैथी एंड एम्पैथी। किस किस के साथ गद्दारी करोगे? गद्दारी करते करते एक दिन आदत ऐसी हो जाएगी, आप अपने पार्टनर के साथ भी गद्दारी करोगे, आप अपने साथ भी गद्दारी करोगे। गद्दारी का मतलब हमेशा चीटिंग नहीं होता। गद्दारी के अंदर सेंस मतलब ये होता है कि आपको अपना सुख सबसे प्यारा है, दूसरों का सुख जाए भाड़ में। आपको अपनी बात मनवानी है, दूसरों की बात जाए भाड़ में। आपको अपनी जॉब की कदर है, आपके पार्टनर की जॉब जाए भाड़ में। आपको अपना सरनेम बहुत प्यारा है, पार्टनर का सरनेम जाए बहुत भाड़ में। ये ऐसे केस स्टडीज हैं हमारे सामने जो कि यूपीएससी ने पूछी हैं, और हमें उनके थ्रू ये एथिकल कंसर्न्स एंड डायलेमा में डाला जाता है। और तब जाकर अगर आप वहां पर महिला सशक्तिकरण को वीक दिखाने लगे मैरिजेस के अंदर, पार्टनरशिप के अंदर, लिविंग रिलेशनशिप के अंदर उनके स्टडीज में हाईलाइट करते हुए, तो आप ठोके जाओगे बहुत बुरी तरीके से। इसलिए मैं कहता हूं पेपर 4 को डील करने के लिए अब मैं ये सारी बातें क्या कर रहा हूं, मैं ज्ञान फैल रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? क्योंकि ये फिलोसफिकल पेपर है, और बिना इसके आप जीएस पेपर 1 भी नहीं कर सकते। सॉरी, पेपर 1 भी नहीं कर सकते, नॉट जीएस पेपर 1। और पेपर 1 क्या है? ऐसे। इसलिए जीवन अगर जिया नहीं है ना, तो सोचना स्टार्ट करो, इमेजिनेशन करना स्टार्ट करो, तभी ये जाके आपके पेपर 4, क्योंकि पेपर 4 एक हवाईदार पेपर है, हवा में बातें होती हैं वहां पर, ऐसे एक हवा वाला पेपर है। लेकिन ये आपको भरोसा कैसे होगा कि जो आप लिख कर आए हो वो सही होगा 100%? जब आप सिलेबस को टी कोड करना सीखोगे तब, along with previous question papers. Civil society. It is the most diverse and typically includes all groups not included in state market. It includes non-governmental organizations, voluntary organizations, media organizations, associations, ट्रेड यूनियंस, जिसको हम लोग क्या कह रहे थे स्टडी आईक्यू की बुक में, लॉबिस्ट, है ना, मतलब काइंड ऑफ ऐसे लोग भी जो कि प्रेशर बनाते हैं, रिलीजियस ग्रुप्स, प्रेशर ग्रुप्स, और ये मैंने आपको बता दिया। अब देखो क्या है, जब हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे ना, तो ये हमें बताएगा टॉपिक कि व्हाट इज गुड गवर्नेंस, और आगे चलकर बताएगा, मैंने अभी पीडीएफ खींची नहीं, कि व्हाट आर द कैटेगरीज ऑफ गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस की कैटेगरी बताने से पहले इसकी जिम्मेदारी ये बनती थी हमारे लिए कि एक बार के लिए गवर्नेंस की कैटेगरी तो बताते, तब तो मैं गुड गवर्नेंस की कैटेगरीज को जानूं, तब तो मैं डिफ्रेंशिएट करना जानूं कि गुड गवर्नेंस की कैटेगरीज कैसे अलग होती है गवर्नेंस की कैटेगरी से। तो देखो ये टॉपिक आपके लिए नया है। कितनी कैटेगरीज हैं? गवर्नेंस की 5 कैटेगरीज होती हैं। गवर्नेंस की 5 कैटेगरीज होती हैं। गुड गवर्नेंस की कितनी होती हैं? 8 होती हैं। ये यूएनडीपी ने दी थी, ये हम बाद में जानेंगे जब हम गुड गवर्नेंस के कंसेप्ट को जानेंगे। पहले यहां से फिर यहां से, तब हम उसकी 8 कैरेक्टरिस्टिक्स को अच्छे से पढ़ेंगे, एक के बाद एक ऐसे करके, ठीक है। अब ये बुक आपको सब कुछ बताएगी, सब कुछ समझा देगी गवर्नेंस के बारे में, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट एंगल मिस कर देगी क्या, जिसका एग्जाम देने बैठे हो। स्टडी आईक्यू की बुक बात ही नहीं करेगी इसके बारे में, गवर्नेंस इन इंडिया। और यहां पर देखो कितना टॉपिक दे रखा है गवर्नेंस इन इंडिया का, ये देखो। इसके अंदर ये सारे शब्द मिलेंगे आपको, सिवत्तम मॉडल और सिटीजन चार्टर, लेकिन गवर्नेंस इन इंडिया का एंगल मिसिंग है। ये बात करेगा चैप्टर जनरल पर्सपेक्टिव से। खैर छोड़ो, वो उसके लिए हमारे पास हर चीज़ के हथकंडे हैं, टेंशन लेने वाली तो कोई बात ही नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गवर्नेंस, कितनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है गवर्नेंस की? 5। अकाउंटेबिलिटी, लोगों की पार्टिसिपेशन, रूल ऑफ लॉ, ट्रांसपेरेंसी, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस, दो तो सिलेबस में ही मेंशन है आपके, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी।
सिलेबस इज गॉड फॉर यू। जब भी आप कोई पॉइंट भूल रहे हो, 5 याद नहीं आएंगी, ये 2 तो याद आ जाएंगे अगर सिलेबस याद है तो एग्जाम में। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, सिलेबस से देख लो, सिटीजन चार्टर को छोड़ो, लेकिन पीपल्स पार्टिसिपेशन देखो, यहां पर ये वाला पॉइंट है, कहां गया पीपल्स पार्टिसिपेशन। तो बात करते हैं अकाउंटेबिलिटी की। मैं आपको आगे चलकर ना डिफरेंस समझाऊंगा। आप लोगों के लिए अभी तक ये टर्म सेम ही होती होंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। कोई गलत बात नहीं है उसके अंदर, हमें सिखाया ही जाता है। आप लोगों के लिए सिंपैथी इंपैथी भी सेम होता होगा, जो लोग नहीं जानते प्रॉपर तरीके से। हम लोग की जनरल लेमन लैंग्वेज में यूज ही करते हैं सारी चीजें। लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस बता देता हूं, ये जिंदगी भर के लिए आपका कंसेप्ट क्लियर कर देगा। थ्योरेटिकल बात मैं एक सही टाइम आने पे कर पाऊंगा मैं इसके बारे में, ठीक है, जो मैं आपको इसकी थ्योरेटिकल बात बताऊंगा। अब यहां पर क्या है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना आपकी, रिस्पॉन्सिबिलिटी में जरूरी नहीं है कि आपकी अकाउंटेबिलिटी हो, लेकिन जब आपकी अकाउंटेबिलिटी होती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होना अनिवार्य हो जाता है। क्या मतलब है इस बात का, मेरी बात समझना ध्यान से। वेयर देयर इज अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलोज इट, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी डज नॉट गारंटी रिस्पॉन्सिबिलिटी डज नॉट गारंटी श्योर शॉट अकाउंटेबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या है, आपके ऊपर किसी चीज का दायित्व था, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, आपसे गलती हो गई, आपसे गलती हो गई। अब जब आपसे पूछा जा रहा है तो आप ये कह रहे हो भाई हो गई ना गलती, क्या है, कितना हावी होगा, हद हो गई यार सुनाने की, दिमाग खराब करके रखा हुआ साला। यहां पर क्या है, आप सामने वाले के ऊपर हावी हो गए। कितना सुनाएगा, कितना सुनाएगी, पागल है क्या, रख फोन, सामने वाले के ऊपर हावी हो गए। लेकिन when it comes to accountability, you should give damn reason and the other party can hold you accountable, और वो आपको पनिशमेंट दे सकते हैं उसके लिए। पुलिस वाले के सामने बोलोगे हाँ ठोक दिया मैंने उसको, तो कर दिया मर्डर मैंने उसका, तो क्या है सुनाए जा रहे हो मुझे, किस बात के ऊपर हाथ उठा रहे हो मेरे, ये बोल लोगे। हाई कोर्ट का वकील, उस दिन मैंने आपको वीडियो दिखाई थी, हाई कोर्ट के जज से बहस कर रहा था, वकील 10 साल से प्रैक्टिस कर रहा वो वहां पे, उसने हल्का सा कुछ बोल दिया था, मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है, और पुलिस और लाइसेंस कैंसिल करने की बात चल रही थी उसकी 2 मिनट के अंदर। रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्राइवेट स्फीयर के अंदर, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्राइवेट स्फीयर के अंदर मैंने आपको क्या बोला, इट डज नॉट गारंटी कि अकाउंटेबिलिटी विल फॉलो रिस्पॉन्सिबिलिटी और नॉट, बट वेन यूर अकाउंटेबल, जैसे बच्चों को छोटी सी छर्रे वाली गन दी जाती है जिसके अंदर पीले पीले छर्रे होते हैं, छोटे छोटे गोलियां होती हैं, वो मार भी दे किसी को, सॉरी बच्चा है माफ कर दीजिए, आपने 2 लगाए छुटके के, पागल है, सॉरी वॉलंटी को, ये क्यों चलाई तूने। जैसे मैं ही छोटा था, मेरी बुआ चुगली कर रही थी पापा से मेरी, और मेरे अंदर इतनी जान थी नहीं कि गन लोड कर सकूं मैं वो छर्रे वाली, पापा से लोड करवाई और बुआ की आंख में मारती, आज तक निशान है उनके। लेकिन ये तो हो गई छर्रे वाली गन की बात, मेरा बचपना, बड़ी गन से रोड पे अंधाधुंध किसी को मार सकते हो, ओ सॉरी जी गलती हो गई, माफ कर दो। अकाउंटेबिलिटी दिखाता हूं।
पंजाब कॉप एक्सीडेंटली फायर्स एट सिविलियन इन अमृतसर मोबाइल शॉप। गलती से, 1 साल पहले की घटना है, गलती से गोली चल गई थी, गलती से। अगेन रिपीट कर रहा हूं, गलती से, गलती से, गलती से। लेकिन तू वर्दी में है बेटे, तू वर्दी में है। तू रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तू अकाउंटेबल है। देखो जरा इसको, ये ना मोबाइल देख रहा है, गन इसने गलती से यहां पर रखी हुई है अपनी, लोडेड है गन। कोई इंटेंशन नहीं, क्यों मारने आएगा, मोबाइल देखने आएगा, बंदूक मारने आएगा किसी को, और पुलिस वाला है। चल गई, गिर गया ये नीचे, लग गई इसके कमर में। और यहाँ पर क्या, ये वो लोग खुद ही पूछ रहे थे इससे कि आप ये गन रखते हो, कि कैसे, क्या करते हो, क्या नहीं करते हो। लेकिन यहाँ पर देख लो, अ कॉप एक्सीडेंटली शॉट एट अ पर्सन वर्किंग एट अ मोबाइल शॉप। और इस वीडियो में बताया जा रहा है, जो कि मैं ऑडियो सुन पा रहा हूँ, कि ही वॉज सस्पेंडेड आफ्टर दिस। हाँ ये रहा, द एक्यूज पुलिसमैन हैज बीन सस्पेंडेड। क्यों? यू आर अकाउंटेबल। पहले बताओ, ये 5 मिनट की डिस्कशन में हमेशा के लिए दिमाग में क्लैरिटी आ गई रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी में? ठीक है, अकाउंटेबिलिटी। गवर्नेंस लेस एम्फेसिस ऑन मेकिंग ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट अकाउंटेबल फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ फंक्शंस। आप सारे ऑर्गन को छोड़ो, आप किसको पकड़ोगे? बिल्कुल सही बोल रहे हो श्रेया। पकड़ोगे कि नहीं पकड़ोगे, मतलब प्रॉपर जिसको हम लोग गवर्नमेंट कहते हैं। गवर्नमेंट के तो 3 ऑर्गन वैसे वही है, मतलब आप जिसको एग्जीक्यूटिव प्रॉपर नेता जिसको कहते हो, आपके द्वारा चुने गए आपके प्रतिनिधि हैं आपके लिए अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल हैं। कहीं वारदात हो रही है, कुछ भी कहीं हो रहा है, तो आप लोग लोग धरना प्रदर्शन करने के लिए जनता जो होती है वो जाती है उनके ऑफिस की, नहीं जाती है बाहर घेराबंदी करने। तो मोस्ट कॉमनली इट इज विटनेस्ड ड्यूरिंग इलेक्शंस। The electorates, if they are not satisfied with the performance of elected representatives in their constituencies, vote them out of power. और ये चीज क्या शो करती है कि जनता ने तुम्हें अकाउंटेबल बनाया था किसी चीज के लिए, तुमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से पूरी नहीं करी। और पहले तो तुमने रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से पूरी नहीं करी। रिस्पॉन्सिबिलिटी जब पूरी अच्छे से नहीं करी गई, तो जनता ने तुमसे तुम्हारी अकाउंटेबिलिटी मांगी। अब तुमने कहा ऐसा था वैसा था, उनके थ्रू ऐसा प्रेशर आया था, ऑपोजिशन ऐसा कर रहा था, जनता का भाई हटना, हो गए तेरे 5 साल पूरे। और जनता मुंह नहीं चलाती, जनता ईवीएम चलाती है। कितनी गारंटी इस बात की कि बीजेपी कुछ भी कर ले आने वाले 500 सालों में, लेकिन अब कांग्रेस कभी भी नहीं आएगी किसी भी लेवल पर? कोई गारंटी इस चीज की? और कितनी गारंटी थी 1975 में कि कांग्रेस कुछ भी कर ले और जनता पार्टी नहीं आएगी? किसी चीज की गारंटी होती है? नहीं। अकाउंटेबिलिटी। सिविल सर्वेंट को जॉब से निकाला जाना आसान नहीं होता, लेकिन वो कुछ भी कर ले, कोई इंक्वायरी कमीशन नहीं बैठेगी, कभी भी नहीं निकाला जा सकता। राष्ट्रपति कुछ भी कर ले, किसी भी हद तक बढ़ जाए, इंपीचमेंट नहीं हो सकता उसका। गारंटी इन बातों की नहीं है, ठीक है। पीपल्स पार्टिसिपेशन। गवर्नेंस एम्स एट सीकिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन वेरियस डेवलपमेंटल एक्टिविटीज।
इसको हम लोग क्या कहते हैं, कैसी गवर्नेंस, जहां पर जनता पार्टिसिपेट कर रही है, विच सेंट्रिक गवर्नेंस। सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस, पीपल सेंट्रिक गवर्नेंस, जो मर्जी बोलो आप, सही हो, उसमें कोई गलती नहीं है। पीपल सेंट्रिक या सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, इनको ऐसे नहीं बोलते हैं वैसे भी, पीआरआईज बोलते हैं, ठीक है। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस and municipal bodies, urban local bodies in India, they are locally, Panchayati Raj institutions and the municipal bodies in India are locally elected representative bodies looking after the management of local affairs. अब यहां पर जब लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स की बात हो रही है, ग्रास रूट लेवल की बात हो रही है, तो यहां पर लोगों का पार्टिसिपेशन है कि नहीं है, बताओ। बिल्कुल है। बहुत बार ऐसा होता है कि लोकल लेवल पर ना महिला सीट हो जाती है इलेक्शंस के टाइम पर, मतलब महिला सीट इन द सेंस का कहने का ये मतलब है कि शायद लोकल लेवल पर शायद कभी कभार ऐसा कर दिया जाता है जब ये नगर पालिका के और इन सब के जो चुनाव होते हैं बहुत लोकल लेवल पर, ये जो अर्बन लोकल बॉडीज, रूरल लोकल बॉडीज के, कि वहां से कोई मेल मेंबर खड़ा नहीं हो सकता, वहां से कोई जनरल कैटेगरी वाले खड़ा नहीं हो सकता। इस साल सिर्फ एससी कैंडिडेट ही खड़ा होगा। होता है कुणाल अपने यहाँ की नहीं होता ऐसा कि महिला सीट हो जाती है, शेड्यूल कास्ट सीट हो जाती है, शेड्यूल ट्राइब सीट हो जाती है, कभी की जनरल सीटें रहती हैं, होता है ना। क्या कह रहे हो शनि? हाँ, रिजर्वेशन होता है। उस केस में कई बार लोग अपनी दादियों के, नानियों के, इनके नाम लिखवा लेते हैं। रूल ऑफ लॉ, गवर्नेंस जो है, इट रिक्वायर्स अ वेल ड्राफ्टेड एंड फेयर लीगल फ्रेमवर्क दैट प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ पीपल एंड प्रोवाइड देम जस्टिस। ये वाला पॉइंट समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, पीपल्स पार्टिसिपेशन। बताओ जल्दी बताओ। ठीक है, रूल ऑफ लॉ, governance requires a well drafted and fair legal framework that protects the interests of people and provides them justice. तो ये जो एक वेल ड्राफ्टेड और फेयर लीगल फ्रेमवर्क जो है, ये कैसे इंश्योर होगा? रूल ऑफ लॉ के तहत, कि सब कुछ जो देश में होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा? लॉ के तहत। और लॉ का गारंटर और प्रिजर्वेटर कौन है? जुडिशरी। लॉ अगर अपना दायरा तोड़ेगा तो उस लॉ को तोड़ने की दम कौन रखता है? जुडिशरी। कितनी भी मेहनत मुशक्कत से कोई अमेंडमेंट एक्ट आ जाए, क्या वो चल पाएगा अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन का दायरा क्रॉस कर रहा है? तो एग्जांपल देना जरा इसका। एग्जांपल दो उस अमेंडमेंट का मुझे, जिसको स्क्रैप कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली 2015 में। 99th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2015, एनजीएसी, फुल फॉर्म अपॉइंटमेंट कमीशन। ट्रांसपेरेंसी, एडमिनिस्ट्रेशन इन द ट्रेडिशनल सेंस, इट फंक्शन ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ये कोई वर्ड नहीं है, ठीक है, मैं बता देता हूं। 2 मिनट के लिए तो मैं भी चौंक गया था, ये क्या लिखा हुआ है? सीक्रेसी एंड इट वॉज क्वाइट secretive in letting out information to the people whom they serve. ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन पहले के समय में ऐसा माना जाता था कि वो सीक्रेसी के प्रिंसिपल पर चल रहा है, मतलब किसी को पता नहीं है कि चल क्या रहा है, अंदर की बातें क्या है, अंदर की बातें क्या है इसके ये अंदर की बातें क्या है, ये लोगों को पहले पता नहीं होती। इसमें रुकावट क्या थी बताओ? इसमें आप किसकी गलती मानोगे? पहले ये बताओ।
सरकार क्या कर रही है श्रेया, हमें नहीं पता, इसमें हम किसकी गलती माने? जनता तक अगर बात नहीं पहुंच रही तो? नहीं 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 नहीं, सही बोल रहे थे, गलत भटक गए। लेकिन शैनी किसकी गलती माने हम? मेरी बात समझ पा रहे हो? मेरा क्वेश्चन समझे? सरकार, मेरी बात सुनो। सरकार कोई भी काम कर रही है, जनता तक उसकी इंफॉर्मेशन पहले नहीं पहुंच पाती थी, अब जितनी पहुंचने लगी है, ट्रांसपेरेंसी सब कुछ हो गई है, पहले हम किसकी गलती माने इस चीज में? किसकी? शैनी आप क्या कह रहे थे? नहीं, मैं बताऊं, हमेशा हर टाइम पर हर गवर्नमेंट गलत नहीं थी। कम्युनिकेशन मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, तभी तो इस ट्रांसपेरेंसी के लिए सिलेबस का ये पॉइंट हमें सारी चीज़ें क्लियर कर देता है। मानते हो? सरकार बहुत बार अपने एंड से कुछ शाइनी बताना चाह रही है, लेकिन कितने घरों में लोग रेडियो खुद अफोर्ड कर सकते थे बताओ? सरकार तो बोल रही है रेडियो पे आके, डीडी नेशनल पे, कितने लोग के घर में टीवी और रेडियो था बताओ? है ना? और ये क्या कह रहा है आपसे कि देख रहे हो मयूर, श्रेया, कहाँ गया ये? ट्रेडिशनल सेंस की बात कर रहा था मैं, ये देखो, पहले पहले का जमाना। बट नाउ देर इज अ चेंज इन द सिनेरियो. People being participants in the governance process are desirous of accessing information from the administration regarding matters that concern them. दो चीज़ें हो गई हैं। जब लोगों के लिए, ध्यान से सुनना, जब लोगों के लिए कोई भी चीज़ एक्सेसिबल हुई, लाइक इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, तो लोगों की रुचि जाग गई उस चीज़ में। जब क्यूरियोसिटी जागी तो लोगों ने गवर्नमेंट से ये पूछना शुरू करा, व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन। सरकार को जब ये आंसर देने पड़ते हैं तो सरकार ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल मैनर में फंक्शन करने के लिए मजबूर हो जाती है। आप चाहो ना श्रेया, तो एक काम करना शाइनी, ये ना, श्रेया क्या करो, विजन आईएएस का ये वाला डॉक्यूमेंट निकाल लेना पीडीएफ से, तो देखो पढ़ोगे नहीं, आंखें दर्द हो जाएंगी, इतना सारा मेंस का इतना सारा काम होगा। ये हर पेज के अंदर मेंस का कोई भी डॉक्यूमेंट होगा ना, विजन आईएएस के साइड में ऐसे गैप छोड़ देता है, तो जितनी बातें मैं लिखवाता हूँ ना एनालिसिस के लिए, तो वो यहीं पर साइड में लिख लिया करो, ये यहीं स्टिकी नोट्स लगा लो इधर उधर, वैसे लगाने की जरूरत नहीं, अच्छा खासा गैप होता है प्रिंट निकालोगे तो। वो आपकी मर्जी, मैंने जैसे मर्जी कर लो, कोई बात नहीं, मैं तो बस एक आइडिया बता रहा हूँ। मैं, उन्होंने ये इसी पर्पज से लिखा था। मैं विजन का स्टूडेंट था ना, तो मेरे मतलब बाद में मिला था मटेरियल 2 साल के बाद, लेकिन जब आया था तब उन्होंने बताया था एक क्लास के अंदर कि हम लोग ये काम इसलिए कर रहे हैं ताकि आप लोगों को सेपरेट रजिस्टर ना बनाने पड़े, कुछ भी ना बनाना पड़े, आपको कहीं से भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और जिस भी साल आपका सिलेक्शन होता है, जब तक आप नोट्स को कंपाइल करते रहते हो, तो आप एक ही जगह पर लिख लो सारी चीज़ें। तभी यहाँ पर लिखा हुआ है स्टूडेंट नोट्स, ठीक है। खैर वो आपकी मर्जी, आप जैसे मर्जी करना चाहो करो, फ़र्क नॉलेज से पड़ता है, आपके अप्रोच से नहीं। तो people being participants in the governance process, now they are curious, now they are desirous of accessing information from the administration regarding matters that concern them. और ये चीज़ कैसे पॉसिबल हुई? थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, थ्रू ग्रोथ ऑफ मीडिया, थ्रू ग्रोथ ऑफ कम्युनिकेशन चैनल्स, है ना। उसके बाद इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। गवर्नेंस जो है, इट इज कैरेक्टराइज बाय इफेक्टिव एंड एफिशिएंट सर्विस डिलीवरी फ्रॉम एनी ऑर्गेनाइजेशन। गवर्नेंस जो है, इट इज कैरेक्टराइज बाय इफेक्टिव एंड एफिशिएंट सर्विस डिलीवरी फ्रॉम एनी ऑर्गेनाइजेशन। अब एनी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है? चाहे कोई काम स्टेट करे, मार्केट करे, सिविल सोसाइटी करे, कॉर्पोरेट ग्रुप करे, कोई भी करे, हर कोई ये चाहता है कि उनको एक इफेक्टिव और एफिशिएंट तरीके से सर्विस डिलीवरी मिले।
हाँ या ना? द गवर्नमेंट कम्स अप विद The government comes up with single window portals to fast track the approval mechanism of service request. The government comes up with single window portals टू फास्ट ट्रैक द अप्रूवल मैकेनिज्म ऑफ सर्विस रिक्वेस्ट. ये कभी कभार ऐसा होता है सिंगल विंडो पोर्टल, मतलब आपके पास एक जगह है जहां पर आप हर चीज़ की जो है वो कंप्लेंट फाइल कर सकते हो. किसी कोई भी मुद्दा हो, सरकार की किसी भी मिनिस्ट्री के साथ, सरकार के किसी भी डिपार्टमेंट के साथ, कोई भी मुद्दा हो, कोई भी दिक्कत हो, तो सरकार कभी कभार ऐसे पोर्टल्स लेकर आती है ताकि जो अप्रूवल मैकेनिज्म है जनता की तरफ से जो सर्विस रिक्वेस्ट आई है, कुछ भी आई है, उसमें एक स्पीडीनेस दिखाई जा सके, उसमें एक कैटलिस्टिक मैकेनिज्म दिखाया जा सके और सरकार का इफेक्टिव, कि मतलब सरकार जो काम करे उसका कोई इफेक्ट तो हो, अच्छा इफेक्ट तो हो, वो इफेक्टिव तो हो और एफिशिएंट तरीके से तो काम करे. उसका लाभ कम से कम एक पर्टिकुलर सेक्शन तक या एक रीजन तक, इस तक तो सीमित ना रह जाए. सरकार भला तो सबका सोचे कम से कम. इसलिए तो बोला जा रहा है यहां पर इफेक्टिव, वो सर्विस डिलीवरी मैकेनिज्म मजबूत हो, एफिशिएंट हो, काम का तो हो कम से कम. तो यहां पर आओ, अब आप ये तीन चीजें समझ गए होंगे. स्टेट सरकार क्या करती है? क्रिएटिंग अ फेवरेबल पॉलिटिकल, लीगल एंड इकोनॉमिक एनवायरमेंट. मार्केट प्राइवेट सेक्टर क्या करता है? क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर पीपल. सिविल सोसाइटी क्या करती है? मोबिलाइजिंग पीपल्स पार्टिसिपेशन. और इन तीनों के संगम से ये वाला जो पॉइंट है देखो, स्टेट, मार्केट, सिविल सोसाइटी, ये वाला जो पॉइंट है, जहाँ तीनों मर्ज कर रहे हैं, ये बनता है मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच ऑफ गवर्नेंस. मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच ऑफ गवर्नेंस, जहाँ पर तीनों का ये संगम है. मतलब ये मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, तीनों का संगम मतलब मैं ऐसे दिखा रहा हूँ. ये है एक स्टेट, एक है ये मार्केट, और तीसरा एक है ये आपका सिविल सोसाइटी. तो ये वाले पॉइंट को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ एक्चुअली यहाँ पर. ये वाला जो एस्पेक्ट है आपका, ये जो ग्रीन कलर से मैंने मार्क करा है ना, ये होगा मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच ऑफ गवर्नेंस. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग शुरुआत करेंगे गुड गवर्नेंस से. तो गवर्नेंस के दायरे के अंदर जो भी स्टडी आईक्यू से आपका जो पॉइंट मिसिंग थे, मैंने आपको कैटेगरिक्स करवा दिए गवर्नेंस के, और स्टेक होल्डर्स करवा दिए गवर्नेंस के कौन से होते हैं. बाकी सारी तो चीज़ें उधर से ही थी. स्टडी आईक्यू में बल्कि ज़्यादा बेटर है वो. तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही. थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन. नेक्स्ट लेक्चर में हम शुरुआत करेंगे गवर्नेंस. आप लोगों ने जान लिया गुड गवर्नेंस के बारे में. गुड गवर्नेंस गुड क्यों होती है, क्यों हम ये वर्ड यूज़ करते हैं गुड. देखो जैसा कि एक इधर एक चीज़ थी, यहाँ पर नहीं, आई थिंक वो स्टडी आई क्यू के बुक में है, एक क्वेश्चन पुट करा गया था. हाँ ये वही मिलेगा आपको. हाँ एक हेडिंग है उसके अंदर बड़ी प्यारी सी, बहुत अच्छी अप्रोच है उसकी, कि वॉट वाई द वर्ड गुड एज अ सफिक्स, एज अ प्रीफिक्स इन द वर्ड गुड गवर्नेंस. क्यों गुड क्यों वर्ड यूज़ करा जा रहा है, क्या और क्या अलग होता है इसका. अगर हम गवर्नेंस में गुड जोड़ दे के गुड गवर्नेंस है, तो फिर ये गवर्नेंस से कैसे अलग है, वो हम चीज़ें डिस्कस करेंगे, आसपास डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर. इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही. थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन.